दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे देख तबाही लकड़ी की, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और आप कॉमिक्स के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को आप अच्छे से पहचान में आएंगे। और इसमें जो विलेन है उसकी सारी कहानी पहले पार्ट में ही ख़त्म कर दी गई है, तो प्लीज़ आप जा कर के उस पार्ट को पहले देखें तब इस पार्ट को देखना शुरू करें। दोस्तों पिछले पार्ट में पार्ट 1 में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी इस पार्ट में शुरू करेंगे। उस विशाल तने में बदलती चली गई। आकाश मेरे निकट क्यों आ रहा है। कोबी को इस ऊंचाई की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास शाखा में पेवस्त हो जाने वाले तेज नाखून थे, जिनकी मदद से वो नीचे फिसलता चला गया। शाखा जल्द ही कोबी की उस हरकत को भाप गया। उफ, शैतान शाखा ने तना गायब कर दिया। नीचे भूमि से टकराकर तो हड्डियां कड़क जाएगी। पूंछ का प्रयोग भी जरूरी हो गया था। कोबी की पूंछ ब्रिज की शाखा से जा लिपटी। अब कम से कम जब मैं जमीन से नहीं टकराऊंगा। कोबी को शायद मालूम नहीं था कि उसका पाला शाखा से पड़ा है। कोबी बचने के लिए सहारा भी लिया तो शाखा का। हा 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 हा। तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं, ये प्रत्येक शाखा पर मेरा अधिकार है। कोबी पके फल की तरह नीचे आने पर मजबूर हो गया था, पर नीचे स्वागत के लिए मौजूद था सखा। धार, तुम्हारा स्वागत है कोबी। हा 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 हा। उठ कोबी उठ। हा 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 हा। हम्फ। उफ, कोबी देवता हमें इजाजत दो, हम इसे चीड़ फाड़ डालेंगे। उफ उफ। हम्फ। नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है, मेरे ही हाथों मरेगा। तेरे हाथों? हा 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 हा। धम, या तू मेरे हाथों। हा 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 हा। देख तबाही लकड़ी की कोबी, देख तबाही लकड़ी की। हा 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 हा। ये तो मेरी भेड़िया फौज के सामने मेरी एक के बाद एक बेइज्जती ही किया चला जा रहा है। बेइज्जती, और वो भी भेड़िया फौज के सामने। इस एहसास ने कोबी के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ा दी। अबे तेरी तो। पंच। पंच। उठ सका उठ। हा 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 हा। हम्फ। उठ, नहीं तो मैं तुझे उठाता हूं। दो चार घूंसे चलाकर अपने आप को फने खा समझ रहा था है। अबे तेरी तो, पहले इस ब्रिज को उखाड़ दूं जिससे तू जुड़ा है। हम्फ। क्रंच। अब तोड़ूंगा तेरी गर्दन, मैं तो दबा ही दूंगा तेरा गला। दोनों की ही सांसें उसके गले में अटक रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मुर्दा बनाए बिना छोड़ने को तैयार नहीं था। शाखा की जीभ ढीली पड़ गई। शाखा के घुटने मुड़ गए। शाखा के ढेर होते जिस्म को कोबी ने अपने शिकंजे से मुक्त कर दिया। कोबी का कहर भेड़िया फौज पर टूटने लगा। हुफ हुफ, हमें क्यों मार रहे हो कोबी देवता? कमबख्तों, नमक हरामो, देखा मैंने उसे खत्म कर दिया। तुम्हारी पिटाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम फन्ने खा बनकर अपने कोबी देवता की मदद करने आए थे। याद रखना, मैं तुम्हारा देवता हूँ, तुम मेरे नहीं कमबख्तों।
उफ आह। कोबी ने देखा कि ओह, भैंसा गायब है। इसका मतलब काठिए उसे उठाकर ले गए। मैं अपनी भेड़िया फौज को भैंसा उन्हें खिलाने का वादा किया था। अगर मैंने भैंसा उन्हें ना दिया तो भेड़िया फौज के सामने मेरी नाक कट जाएगी। कमबख्त मार खाने के बाद भी भैंसा खाने की आस लगाए अभी तक वहीं खड़े हैं। भेड़िया फौज का एक सिपाही कुछ ज्यादा होशियार निकला। क्या सच? क्या तूने सचमुच देखा है? जा, जो तू बता रहा है। शाबाश। यह सच ही था जो भेड़िया फौज को वो सिपाही देखकर आया था। जंबर झाड़ झबड़ा, जंबर झाड़ झबड़ा, कठुरा काठू को बलि दो, जो आज्ञा सरदार काठिया। कठुरा के गणासे से पहले वो पूंछ नीचे आई जिसमें लिपटा था वो फरसा, जिसके भैंसे की रस्सी को काटकर ना सिर्फ उसे आजाद कर दिया, बल्कि सबके देखते देखते उसे वहां से उठा भी ले गई। बलि को किसने उठाया? जल्दी जाओ, उसको यहां लाओ। काठिया जंगली बेचारे अब किसे ले जाते बलि के लिए, क्योंकि बलि का भैंसा तो भेड़ियों की बलि चढ़ चुका था। उफ उफ, चबर चबर। देखा हरामखोरो, तुम्हारे लिए वही भैंसा लाकर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब ये सबक हमेशा याद रखो, सांप को और शिकार को देखते ही मार दो। कोबी के सबक पर कठुरा ने तुरंत ही अमल शुरू कर दिया। और मेरा शिकार तू है, तुझे देखते ही मारने के लिए आ गया है कठुरा। भेड़िया कठुरा, ये तो उन काठिया जैसा लग रहा है। भेड़िया देवता मदद। कोबी की गद्दा ने कठुरा को आसमान की सैर करा दी। ट्वेंग, अब तू वहीं पहुंचेगा जहां से तू आया था। और तेरी कितनी हड्डियां टूटी ये देखने के लिए मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। ये कठुरा किस रास्ते से आया? जो मेरे रास्ते से आता है कोबी उसके रास्ते बदल देता है। ये मुझे भैंसा चुराने के इल्जाम में पकड़ने आया था, मैंने इसे मौत का रास्ता दिखा दिया। अगर तुझे अपनी ताकत का इतना ही गुरूर है तो तुझे काठू देवता से पंजा लड़ाना होगा। कहाँ है तुम्हारा काठू देवता? सरदार काठिया की प्रार्थना पर। ओह, इस बूढ़े पेड़ को देखकर मुझे बुड्ढो फूजे की याद आ गई। ठीक है, लड़ाता हूं पंजा। कोबी की ताकत से जूझ गया था पंजा। अबे तेरी पंजे की तो ऐसी की तैसी। कड़ाक, और साथ में तेरी भी। उखाड़। चल बे मेरी भेड़िया फौज की सिपाहियों। काठियों को स्तब्ध खड़ा छोड़कर कोबी अपनी भेड़िया फौज के साथ आगे बढ़ गया था। उस घटना से जड़वत खड़े काठिया की चेतावनी जब लौटी, काठू देवता को पुनः इसी स्थान पर रोपित करके कोबी के रक्त से सींच कर ही पुनः पोषित किया जा सकता है, अन्यथा देवता को साप लगेगा। हम काष्ठ तंत्र द्वारा वृक्षों की आत्माओं को जागृत करेंगे। अब कोई भी वृक्ष लकड़ी, फल फूल, औषधि एवं प्राणवायु वनवासियों को नहीं देगा। जब तक कोबी के रक्त को खाद की तरह काठू देवता को अर्पित नहीं किया जाएगा, जंगल में तबाही जारी रहेगी। जलकुंड हमारे देखते ही देखते सूख गए भेड़िया देवता, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। वो देखो, जलकुंड के किनारे सफेदा वृक्षों की भरमार है। सफेदा वृक्ष भूमि का अधिकांश पानी सोखकर उसे बंजर कर देते हैं। मगर ये जलकुंड तो यहाँ कई वर्षों से है, आज अचानक सफेदों के कारण ये विशाल जलकुंड कैसे सूख गया? भेड़िया ठीक कहता है पूजो बाबा, लेकिन गलत तो मैं भी नहीं कह रहा। मत भूलो कि काठियों सब सुख मना रहे हैं और सभी वृक्ष उनका आदेश मानते हैं। आओ जंजीरा, क्या समाचार लाए हो? उफ उफ। मेरा शक ठीक निकला। कोबी ने काठू देवता को धराशायी कर दिया है। काठिया ने उसे कोबी के रक्त से पोषित करने का प्रण किया है। ये काष्ठ तंत्र से वृक्षों की आत्माएं जागृत कर रहे हैं, और जब तक ये प्रण पूरा नहीं हो जाता, उन्होंने सभी वृक्षों को फल फूल, लकड़ी
औषधि एवं प्राणवायु देने से मना कर दिया है, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकना होगा। आओ मेरे साथ, चल जंजीरा, वहां ले चल। काठिए काष्ठ तंत्र का प्रयोग करके जा चुके हैं। ये भैंसा बलि उन्होंने काष्ठ तंत्र के लिए दी है। क्या काठिए फिर से वृक्षों में बदल गए होंगे? फूजो पशु पक्षियों की भाषा समझता एवं बोलता है। काठियों का रहस्य किसी को नहीं पता। मुझे तो केवल इतना पता है कि काठिए सप्तोक मनाने आए थे अब वापस लौट चुके हैं। अब हमें जंगल को, अपने आप को और सभी प्राणियों को बचाना है, तो हमें कोबी को ढूंढकर उसके रक्त से काठू देवता को पुनरोपित करना ही होगा। काठिए वृक्ष में बदल गए थे। शैतान कोबी को ढूंढने का कार्य खो भी कर रहा है। वो उसे ले जाएगा उसकी मौत के पास। अब काठू देवता के पुनरोपित होने पर ही होगा सप्तोक का समापन। जंगल में तबाही अपने पांव पसारना आरंभ कर चुकी थी। वन्य प्राणियों की खाने योग्य वनस्पतियां पर नुकीले कांटे उगाए हैं और वो उन्हें नहीं खा पा रही है। रुक रुक, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे हैं, इन्हें पानी देना होगा। रुद्रवंती का ये वृक्ष जल का भंडार माना जाता है, जिसमें से जलकण वर्षा की बूंदों की तरह टपकते रहते हैं, किंतु आज ये एक भी बूंद जल नहीं दे रहा है। वृक्षों से प्राणवायु ऑक्सीजन निकलना बंद हो चुकी है भेड़िया। वातावरण में जितनी भी प्राणवायु है वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में त्राही त्राही मच जाएगी, हर ओर लाशों के ढेर लग जाएंगे। इस सारी तबाही को केवल एक शख्स रोक सकता है, कोबी। मगर कोबी को कौन रोकेगा? काठियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। अगर वो दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो भविष्य में मुझे ही अपना देवता मानेंगे। ओह, रसीले फलों से लदा वृक्ष, इन्हें देखकर तो मेरी भूख भड़क गई है। कोबी के शत्रु बन चुके वृक्ष अगर उसे फल खाने दे रहे हैं तो इस बात में अवश्य ही कोई भेद है। चबर चबर, वाह वाह। फलों का रस कोबी के अमाशय में पहुंचते ही भेद खुल गया। आह! मेरे शरीर में ये कांटे कहां से उग आए? इनमें बेहद जलन और चुभन हो रही है। इस तकलीफ का एक ही इलाज मेरी समझ में आ रहा है, इन्हें उखाड़ना होगा। आह! कांटे को उखाड़ना अपने शरीर से रोए को उखाड़ने जैसा तकलीफदायक था, लेकिन सभी कांटों का उखाड़ना जरूरी था। खच! कोबी के जख्मों को ठीक कर रही थी उसकी भेड़िया मुख कमर पटी का। रसीला दिखाता है, जहरीला खिलाता है, तेरी ये मजाल। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, खोद डालो इन वृक्षों की जड़ों को, उखाड़ दो इन्हें, ताकि इन्हें भी पता चल जाए कि कोबी से फालतू पंगा नहीं लेते। फालतू पंगा तो कोबी ले रहा था उन पेड़ों से। उफ उफ। आज भेड़िया फौज के हाथों से ही पीट रहा था कोबी। धार! उफ! ये पेड़ तो अपनी शाखाओं में बांधकर भेड़िया फौज से मुझे ही पिटवा रहे हैं। धम! कोबी, देख लिया अपनी हरकतों का परिणाम। इसे दिखता होता तो ऐसी हरकत करता ही क्यों? उसे ताना ना दो भेड़िया, कोबी समझदार है, वो वस्तु स्थिति को समझेगा। फौजों ने कोबी को समझदार कह दिया था, इसलिए उसने फौजों की इतनी बातें आराम से सुन ली थी। कोबी, यह संकट तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। तुम ही काठिया से क्षमा मांगकर और अपने रक्त से बूढ़े काठू वृक्ष को सींचकर इस संकट से पूरे जंगल की रक्षा कर सकते हो, वरना ना हम रहेंगे ना जंगल। काठू को मैंने पंजा युद्ध में हराया था, अब मैं उसे दोबारा क्यों उगाऊंगा, वो भी अपना रक्त देकर, फिर रसीले दिखाकर, जहरीले खिलाकर। इस वृक्ष ने मुझे जो तकलीफ दी है उसका हिसाब कौन देगा? अब तो मैं इसकी खोपड़ियां फोड़ूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद!
कोबी के शरीर पर ये कैसे कीड़े चढ़ रहे हैं भेड़िया? ये चीटर कुटर पिलर हैं जो किसी भी वृक्ष के पत्तों को खाकर जीवित रहते हैं। मैंने भी इनके बारे में सुना है। ये वृक्ष के तने के ही रंग के होते हैं और झुंड के रूप में वृक्ष पर ही वास करते हैं, इसलिए आसानी से दिखते भी नहीं। कोई वृक्ष इन कीड़ों का उपयोग गोभी पर कर रहा है। अब ये गोभी के पत्ते खा जाएंगे, मेरा मतलब गोभी की खाल और उसके बाल। भेड़िया, गोभी को उस वृक्ष की ओर धक्का दो, उससे क्या होगा? जैसा पूजा बाबा कह रहे हैं वैसा करो भेड़िया। गोभी सुधर जा, वरना तू तो मरेगा ही, हमें भी मारेगा। चिटर चिटर, मेरे शरीर पर भयानक खुजली और जलन हो रही है। फौजों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारियां पैदा की और इसी के साथ तेज आग की लपटें भड़क उठी। कड़क, बूढ़े ठुड्डे मुझे आग से जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है। ये आग कैसे पैदा हो गई फूजो बाबा? टिहनी का ये वृक्ष गोभी के आसपास आया तो शायद उसे जलाकर भस्म करने के लिए ही था, क्योंकि इसका तना और शाखाएं अत्यंत ज्वलनशील गैसें पैदा करती है, जिन्हें भड़काने के लिए सिर्फ कुछ चिंगारियों की ही जरूरत होती है, जो कि पत्थरों को रगड़ने से इन्हें मिल गई। लेकिन इसका प्रयोग मैंने गोभी को उन भयानक कीड़ों से बचाने में कर लिया। इन कीड़ों को जलाना ही इनसे छुटकारे का एकमात्र उपाय था। इसका मतलब अभी भी इससे ज्वलनशील गैसें निकलकर वातावरण में फैल रही है, और जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो एक हल्की सी चिंगारी इस क्षेत्र में बारूद का सा काम करेगी। हाँ, वैसे तो ऐसी गैसें उस वृक्ष के आसपास ही रहती हैं, लेकिन इस वक्त ये उन्हें दूर तक फैला सकता है। तो अब क्या करें? गोभी तो मानेगा नहीं। हे भगवान, एक और नई मुसीबत। गोभी जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हारे सिर पर सांप डसने वाला है। फौजों की आवाज़ सुनकर गोभी एक झटके से नीचे बैठ गया। पम! फूजो बाबा, आप तो कह रहे थे कि सांप है, मगर वहां तो फल में विस्फोट हुआ है। खो से बचे नहीं तो गोभी। ये आग कैसे पैदा हो गई फूजो बाबा? खो से बचेगा नहीं तो गोभी। धम! ये ऐसे फल डायनामाइट ट्री में होते हैं भेड़िया, जो पकते ही भयावह विस्फोट करते हैं, और एक खो उसी वृक्ष का शैतानी रूप है। इसके धमाकों के असर से मस्तिष्क सुप्त हो जाता है। अगर मैं गोभी को सांप का डर न दिखाता, वो तुरंत ना बैठता, जिससे विस्फोटक फल गोभी के चेहरे के पास फटकर उसका ज्यादा नुकसान करता। हम्फ! गोभी चकराकर गिर रहा है, उसका दिमाग सुप्त हो गया है। तुझे तड़पण वृक्ष के नीचे ले जाकर फेंकूंगा गोभी। वो उसे उठाकर कहाँ ले जा रहा है भेड़िया? गोभी की जान खतरे में है और तुम चुपचाप खड़े हो। इस वक्त तुम्हारी फूजो बाबा और पूरे जंगलवासियों की जान खतरे में है जेन। और किसकी वजह से? गोभी की वजह से। मरने दो कमबख्त को। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रोकूंगी खो को। जेन सुनो, ये तुम्हारे वश में नहीं। भेड़िया, जेन सच कह रही है। जानते हो तड़पण वृक्ष कहाँ है? ये वही वृक्ष है जिसके नीचे तुमने कई हिंसक प्राणियों के कंकाल पड़े देखे थे, और जिसके नीचे पहुंचते ही आक्रामक हाथी स्वयं ही ढेर हो गया था। मैं भी इस प्रश्न पर विचार कर रहा था और मुझे इसका रहस्य समझ में आ ही गया। ये सप्तोक चल रहा है। उस वृक्ष का संबंध सप्तोक से होना चाहिए। मुझे लगता है वो वृक्ष हिंसकता को अपनी छाया में नहीं पनपते देता। वो वृक्ष हिंसकता के खिलाफ है। कोई भी हिंसक प्राणी, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, उस वृक्ष के नीचे पहुंचते ही अपना प्राण देने पर विवश हो जाता है। ओह हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। वहां पड़े इंसानों के कंकाल नरभक्षी जंगलियों के होंगे। वहां शेर, चीते, सांप, भेड़िए के कंकाल भी थे। और खो भी गोभी को उधर ही ले गया है। जेन उसे बचाने के चक्कर में कहीं किसी खतरे में ना पड़ जाए। हमारे वहाँ जाने से भी क्या होगा? हमारे वहाँ जाने से भी क्या लाभ होगा? ये समस्या तो तभी सुलझेगी जब गोभी के रक्त से काठू वृक्ष को सींचकर उसे पुनर्रोपित कर दिया जाए।
कोबी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करेगा, मगर ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कोबी को अभी तक होश नहीं आया था। ब्रिज तर्पण ब्रिज को तुझे तड़पने का भी अवसर नहीं ब्रिज तर्पण ब्रिज तुझे तड़पने का भी अवसर नहीं देगा, और मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। डायनामाइट ट्री का विस्फोटक फल गोली की तरफ फौजियों की तरफ लपका, लेकिन शाबाश बाजली, बुम। ओह, बाजली ने मेरी जान बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। खो का रास्ता रोकने का परिणाम फौजियों को भुगतना पड़ रहा था। खो की शाखाएं मुझे एवं हाथी को जकड़ चुकी है। जेन भी आ पहुंची थी। पूजो बाबा, कोई भी पेड़ पौधा बिना संश्लेषण क्रिया के जीवित नहीं रह सकता। संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश से ही होती है। अगर किसी तरह सूर्य का प्रकाश इस तक पहुंचने से रोक दिया जाए तो इस शैतान वृक्ष से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ। पूजो ने विभिन्न पक्षियों की आवाज़ें बुलंद की। पीहू, कू, ची ची ची, टे टे, क्विक क्री, काव काव। देखते देखते हजारों पक्षियों की ऐसी छत बनी कि अंधेरा हो गया। ओह, मेरे कदमों में लड़खड़ाहट आने लगी। सूर्य का प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंच रहा। सूर्य का प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा। पक्षियों की इस छत में छेद करने के लिए मुझे विस्फोटक फलों का प्रयोग करना होगा। छेद हो गया और सूर्य की रोशनी नीचे आ रही है। आक्रामक होकर आगे बढ़ती जेन को उन बिलों ने जकड़ लिया। उफ! प्राणविहीन वायु का असर होना शुरू हो गया। वातावरण में प्राणवायु की मात्रा डरावने स्तर तक कम हो चुकी है। पूरे जंगल में तबाही मच जाएगी। लेकिन अचानक आगे बढ़ते खो के कदम लड़खड़ाकर रह गए। उसकी शाखाएं अपने आप टूटती चली गई। उसके जीवन चक्र बड़ी तेजी से उल्टा घूमा। वो पहले पौधा फिर बीज बनकर वापस जमीन में समा गया। कोबी के रक्त दिए बिना यह चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार नहीं हुआ बाबा, रक्त मैंने दिया है। काठू वृक्ष को मैंने अपने रक्त से सींचकर उसे पुनरोपित कर दिया है, क्योंकि मैं भी तो कोबी का ही हिस्सा हूँ। हम दोनों दो शरीर एक जान है, हमारा खून एक है। काठियों को चाहे मेरी नसों से ही सही कोबी का रक्त मिल ही गया, और ऐसा होते ही उनका क्रोध शांत हो गया। देखो, जंगल का वातावरण फिर से खुशनुमा हो रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के सेटिंग में स्पीड नॉर्मल या फास्ट, कम, ज़्यादा सभी कुछ कर सकते हैं। ओके।